नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। खबर चुनावी आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ और जगदलपुर से सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर की बस कुछ ही देर में विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से गीदम के लिए रवाना होंगे। 1 बजे दंतेवाड़ा के गीदम में सभा को संबोधित करेंगे। दंतेवाड़ा में सभा करने के बाद बालोद जाएंगे राजनाथ सिंह और दोपहर 3 बजे बालोद में सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4:40 में रायपुर आकर दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हम आपको बता रहे हैं। जगदलपुर में सबसे पहले वो चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख जितने ज्यादा नजदीक आती जा रही है, धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरे के दौरान वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद भी सभा में जताई जा रही है। आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयार हैं। तो 1 बजे दंतेवाड़ा के गीदम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित करेंगे और दंतेवाड़ा में सभा करने के बाद बालोद जाएंगे। तो आज पूरे दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रक्षा मंत्री रहने वाले हैं। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के दौरे पर है राहुल गांधी। जगदलपुर में चुनावी सभा को वो भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 12:30 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजे चुनावी सभा को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और 2 बजे सभा स्थल से जगदलपुर के विमानतल जाएंगे। तो ये बड़ी खबर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे विशेष विमान से दिल्ली के लिए वापस लौट जाएंगे। तो इसके पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे कि चुनाव जितने ज्यादा नजदीक आ रहा है, धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। तो राहुल गांधी के दौरे की भी अगर बात करें तो बस कुछ ही देर में यानी कि 12:30 बजे राहुल गांधी भी यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है और ठीक 1 बजे जगदलपुर में सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि उनकी चुनावी सभा बेहद ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए यहाँ पर वो नजर आएंगे। साथ ही जनता के लिए क्या योजनाएं कांग्रेस की सरकार आने पर लाई जाएगी, उन बातों का जिक्र भी वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो चुनाव के लिहाज से उनका ये दौरा, उनकी सभा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी IBC 24 पर हम आपको बता रहे हैं और आज उनके दौरे को लेकर के पूरी जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और राहुल गांधी के बस्तर आने से पहले लेटर बम देखने को मिला है। पूर्व कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला ने एक पत्र लिखा। चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, झीरम में संदिग्ध कवासी लखमा को प्रत्याशी क्यों बनाया, ये सवाल उन्होंने पूछा है। और भूपेश बघेल की जेब में रखे सबूत कब बाहर आएंगे, ये भी उनका एक सवाल है। शहीदों के परिवार को न्याय दिलाने संसद में क्या प्रयास किए गए हैं। और इसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में वो शामिल हुए चंद्रशेखर शुक्ला, जिन्होंने ये सवाल पूछा है। तो राहुल गांधी एक तरफ छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ जाने वाले हैं, चुनावी सभाएं होने वाली, उनकी चुनावी सभा को लेकर के तैयारियां की जा रही, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में लेटर बम फूट चुका है उनके दौरे को लेकर के। चंद्रशेखर शुक्ला ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि झीरम में संदिग्ध कवासी लखमा को प्रत्याशी क्यों बनाया, भूपेश बघेल की जेब में रखे सबूत कब बाहर आएंगे, ये उनका दूसरा सवाल है। और इसके बाद उन्होंने पूछा कि शहीदों के परिवार को न्याय दिलाने संसद में क्या प्रयास किए। सौरभ सिंह परिहार हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगातार लेटर बम पहले ही फूट चुके हैं, एक बार फिर से राहुल गांधी के दौरे को लेकर ये सवाल उन्होंने पूछे हैं, क्या मायने इसके निकाले आगे? बिल्कुल, देखिए कुछ घंटे बाद राहुल गांधी बस्तर जगदलपुर पहुंचने वाले हैं और इससे पहले कि जो कांग्रेस में शामिल रहे पूर्व महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने पत्र लिखा है और वो तो भाजपा में शामिल हो गए हैं, रिक्वेस्ट छोड़ दी है। लेकिन इससे पहले कि वो जो 2013 में झीरम कांड हुआ था उसको लेकर राहुल गांधी से 3 सवाल पूछे हैं और निश्चित रूप से उनके दौरे से पहले इस तरीके का लेटर लिखना समझ सकते हैं कि किस तरीके से भाजपा की ये रणनीति है और जिसके माध्यम से जो कांग्रेस के तमाम जो नेताओं हैं उसके माध्यम से ये बातें पूछवाई जा रही है। सबसे पहले तो यही 3 सवाल पूछे राहुल गांधी से। सबसे पहला सवाल यही है कि 2013 झीरम कांड में जो शामिल थे कवासी लखमा, वो संदिग्ध हैं और उनको आखिर क्यों प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस के द्वारा। दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि जो भूपेश बघेल जब बार जब विपक्ष में थे तब ये कहते थे कि झीरम कांड के सबूत हमारे जेब में है, आखिर जो जब 5 साल मुख्यमंत्री रहे उसके बाद भी झीरम कांड के सबूत को क्यों पेश नहीं किए, अब उसको
देना चाहिए। और तीसरा सवाल ये पूछा गया राहुल गांधी से कि आप जब सांसद हैं और आपके तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने संसद में जो है झीरम कांड के जो शहीद हैं उनके परिवार के न्याय के लिए जो है कब कोई मुद्दा उठाया था क्या। तो कुल मिलाकर यही है कि आज राहुल गांधी का दौरा है, उस दौरे से पहले आप देखें कि भाजपा नेता और जो भाजपा की रणनीति है उसके तहत ये काम हो रहा है और निश्चित रूप से सवाल पूछे हैं। और इससे पहले की याद होगा कि 2013 में झीरम कांड हुआ था और लगभग 11 साल होने को है झीरम कांड को, लेकिन अभी भी जो है कोई इस मामले पर न्याय वाली बात है वो नहीं मिल पाई है। और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस घटना में शहीद हुए थे, लेकिन लेटर के माध्यम से समझा जा सकता है कि झीरम मुद्दे को भाजपा जो है जीवित रखना चाहती है और खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान। और इसके बाद आप देखें कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं, कवासी लखमा बस्तर के प्रत्याशी हैं, लेकिन राजनांदगांव में आपको मालूम होगा कि उदय मुदलियार भी इस झीरम कांड में शहीद हुए थे। तो उनके भी परिवार को, उनके भी परिवार से उन्होंने अपील की है, अपेक्षा की है चंद्रशेखर शुक्ला ने अपने पत्र के माध्यम से कि भूपेश बघेल से पूछा जाना चाहिए कि उनकी जेब में जो सबूत थे झीरम कांड के वो सबूत क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर। तो कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी की रणनीति है कि इस मुद्दे पर कैसे जो कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं पुराने जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं उनसे ही पत्र लिखवाया जाए ताकि आमजनों को या लोगों को ये जरूर एहसास हो सके कि किस तरीके से पूरे 10 साल और खासकर जब सरकार थी 5 साल तो किस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया है, ये बात बताने की कोशिश पूरी हो रही है। बिल्कुल सौरभ, बीजेपी की रणनीति तो साफ तौर पर यहाँ पर समझ में आ रही है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे की। तो कल मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल नर्मदापुरम के दौरे पर रहेंगे और पीएम मोदी पिपरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के समर्थन में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। 20 अप्रैल को सागर आएंगे पीएम मोदी और बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। इसके पहले अगर आज की हम बात करें तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं जगदलपुर में। राहुल गांधी भी बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं जगदलपुर। और इसी के साथ ही कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के दौरे पर वो रहने वाले हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें तो धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। इसके पहले भी दोनों ही पार्टियों के कई दिग्गज नेता हैं जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में प्रचार प्रसार कर चुके हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में ये उनकी पहली चुनावी सभा होगी। अमित शाह राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी छत्तीसगढ़ दौरा तय हो चुका है। वे 13 अप्रैल को 12:30 बजे दिल्ली से जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से दंतेवाड़ा जाएंगे जहाँ दोपहर 2 बजे और 2:30 बजे तक गीदम के बारापुर रोड पर उनकी चुनावी सभा होगी। दूसरी चुनावी सभा बालोद के सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में होनी है। और दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव के लिए जेपी नड्डा से लेकर नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ से लेकर फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा भी चुनावी सभा करेंगे। आने वाले 14 तारीख परसों माननीय गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ प्रवास से और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 3 से 4 के बीच उनकी एक आम सभा है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कार्टून वॉर लगातार जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर से कार्टून वॉर देखा गया। राहुल गांधी का लखमा और महंत के साथ यहां पर कार्टून बनाया गया है। मोहब्बत की दुकान पर तंज कसा गया, महंत की जुबान को नाक बताया गया और लखमा की जुबान को कटार बताया गया है। देखिए लगातार कार्टून वॉर जो है लगातार जारी है। बीजेपी ने एक बार फिर से कार्टून पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। वो कार्टून भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। राहुल गांधी का लखमा और महंत के साथ एक कार्टून बनाया गया। मोहब्बत की दुकान पर इस कार्टून में तंज कसते हुए जो लिखा गया वो भी आपको बता दें। इसमें महंत की जुबान को नाक बताया गया और लखमा की जुबान को कटार बताया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बीजेपी की अगर बात करें तो कार्टून वॉर जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है। एक बार फिर से जो कार्टून पोस्ट किया गया वो कार्टून भी हम देख सकते हैं। क्या मायने इस कार्टून के अब निकाले जाएंगे? देखिए बहुत सीधा सा मायने है कि बीजेपी अपने कार्टून के जरिए उन कैंडिडेट्स पे हमला बोल रही है जो रेलिवेंट है और उन लोगों पे हमला बोल रही है, उन मुद्दों को लेकर के बोल रही है जो उसे रेलिवेंट लगता है।
आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, बस्तर में उनका दौरा है और उसके ठीक पहले राहुल गांधी को सेंटर में रख करके ये कार्टून जारी किया गया है। आप कार्टून में देख सकती हैं कि राहुल गांधी के ठीक नीचे उनके दो नेता हैं जिनके कंधों पर राहुल गांधी का हाथ दिखाया गया है और उन दोनों ही नेताओं की जुबान को एक सांप के रूप में और एक कटार के रूप में दिखाया गया है और कहा गया है कि जो नेता जहरीली जुबान बोलते हैं, जो नेता मारने की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, वो राहुल गांधी के प्रेशर में है, तो फिर ये कैसी मोहब्बत की दुकान है। सीधा सा मैसेज है, राहुल गांधी पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ मोहब्बत की दुकान थीम पर मोर्चा खोलते हैं और उसी मोहब्बत की दुकान को कटघरे में खड़ा करते हुए बीजेपी ने ये पोस्टर वॉर जारी किया है। और रेलेवेंसी इसलिए क्योंकि आज ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर है, तो दौरे से पहले राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी के नेता दोनों पर एक कटाक्ष है। जी बिल्कुल राजेश, तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर कार्टून पोस्ट कर तीखे वार करे जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब दिल्ली से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। एक अहम खबर है क्योंकि बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह मैनिफेस्टो जारी कर सकते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो बेहद ही अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, घोषणा पत्र बीजेपी का जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। बीजेपी अक्सर ये कहती आई है कि सभी वर्गों को इसमें महत्वपूर्ण साधा जाएगा, सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं इस मैनिफेस्टो में होंगी और कल जारी हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री, गृह मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की चारों लोकसभा सीटों पर इस बार सबकी नजर है, जिसकी बड़ी वजह है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के पाले में है। इन चारों सीटों पर सिंधिया परिवार का हमेशा से प्रभाव रहा है। सिंधिया फैक्टर अक्सर इन सीटों के नतीजों को प्रभावित भी करता रहा है। हालांकि ये भी सच है कि पिछले कई चुनावों से ये सीटें बीजेपी का गढ़ बनती जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की ग्वालियर, भिंड, गुना और मुरैना सीट के सियासी समीकरणों पर देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल संभाग की चारों लोकसभा सीटों पर सिंधिया रियायत के महाराजा माधवराव सिंधिया और राजमाता सिंधिया का हमेशा से प्रभाव रहा है। राजमाता बीजेपी से तो माधवराव सिंधिया कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे। उनके चुनाव लड़ने से आसपास की सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ता था। चलिए एक नजर डालते हैं ग्वालियर चंबल अंचल के सियासी समीकरण पर। शुरुआत करते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट से, जिसे बीजेपी ने पहली बार 1999 में जीता था, लेकिन 2004 में कांग्रेस ने इस सीट पर दोबारा कब्जा कर लिया। हालांकि नोट कांड में सांसद के फंसने के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें यशोधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी को जीत दिलाई। तभी से ये सीट बीजेपी के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर और विवेक सेजवलकर इस सीट से लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। वहीं मुरैना लोकसभा सीट पर साल 1996 से बीजेपी का कब्जा है। नरेंद्र सिंह तोमर और अनूप मिश्रा इस सीट से सांसद रह चुके हैं। भिंड दतिया लोकसभा सीट पर साल 1989 से बीजेपी का कब्जा है। अब बात गुना शिवपुरी लोकसभा सीट की, जो 1989 से 1998 तक बीजेपी के पास रही, लेकिन 1999 से 2014 तक इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर सिंधिया परिवार जीतता आ रहा था। लेकिन 2019 में बीजेपी के केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर इस सीट के पुराने सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले केपी यादव का टिकट काटकर सिंधिया को दोबारा इस सीट से लड़ने का मौका दिया है। ऐसे में बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि सिंधिया फैक्टर का असर चारों सीट पर पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इससे बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को ज्यादा फायदा होने वाला है। वो तो दावा ये कर रहे हैं कि वो भी सीट वो सरकार बना रहे हैं। सरकार वो कहाँ से बना रहे हैं? आज ग्वालियर चंबल संभाग में उनको एक भी सीट नहीं मिल रही। ग्वालियर चंबल संभाग क्या पूरे मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं मिल रही। एक केवल सीट उनके पास थी छिंदवाड़ा की, वो भी इस बार वो लूज कर रहे हैं। गुना शिवपुरी सीट जब तक सिंधिया कांग्रेस के साथ थे हम वो सीट जीतते रहे। तो चारों तो सीट नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि चारों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी टिकट दिए हैं उन्हें टिकट मिलने के बाद में आम धारणा हो गई थी, बल्कि बीजेपी के लोगों की धारणा थी कि ये टिकट ठीक नहीं है और ये हारेंगे। अगर विधानसभा चुनाव 2023 की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में ज्यादा अंतर नहीं रहा, यानी 50-50 की पोजीशन रही थी। ऐसे में कांग्रेस के 4 लोकसभा सीटों को जीतने के दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता।
हालांकि इसका अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन को ही करना है। देखते हैं 4 जून को सिंधिया फैक्टर ने इन सीटों के नतीजों को कितना प्रभावित किया था। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, उपलब्धि, नाकामी, वादा खिलाफी और सोशल मीडिया वॉर के बीच जनता के मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में समस्याएं और मुद्दे नहीं हैं, लोगों की मांगे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के लोग ट्रेन की लेट लतीफी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नक्सलवाद, घोटाले, भ्रष्टाचार, सिंचाई सुविधा और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के गिरते स्तर से त्रस्त हैं। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और ना ही कांग्रेस के नेता इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर मुद्दा नहीं होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनको संयमित माना जाता है वो उलझुल बयान दे देते हैं। एक कांग्रेस के ऐसे नेता जो बस्तर के डॉन माने जाते हैं वो उटपटांग बयान दे देते हैं। मुझे लगता है अब उनके पास में छत्तीसगढ़ के कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो बीजेपी के वोट लगातार बढ़ा रहे हैं। महंगाई जो है वो प्रमुख मुद्दे हैं, रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं, आज पद नहीं निकल पा रहे हैं, ये प्रमुख मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों पर हम बात तो करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है और वो इशू को लाना चाहती है कि जिससे आम आदमी का बहुत ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है। इधर लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए वक्त कम बचा है और प्रत्याशी हर वोटर तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हैं। बात अगर रायगढ़ लोकसभा सीट की करें तो यहां तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास सिर्फ अब 25 दिन का समय है। रायगढ़ लोकसभा सीट में रायगढ़, सारंगढ़ और जशपुर जिले के 18,36,000 वोटर आते हैं। 3 जिलों में फैले इन मतदाताओं तक अपनी बात कम समय और संसाधन में पहुंचाना प्रत्याशियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में प्रत्याशी अपनी सोशल मीडिया विंग और IT सेल का सहारा ले रहे हैं। बीजेपी जहां केंद्र और राज्य सरकार की योजना और उपलब्धियां कॉल और टेक्स्ट मैसेज से हर मतदाता तक पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस जिला स्तर पर वॉर रूम बनाने जा रही है। यूथ कांग्रेस की टीम केंद्र सरकार की विफलता और कांग्रेस की गारंटी हर मतदाता तक पहुंचाएगी। बीजेपी और कांग्रेस का मानना है कि चुनाव में सोशल मीडिया प्रचार का सशक्त माध्यम होगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश IT सेल और सोशल मीडिया की टीम ने एक अपने अंतर्गत एक नई पदस्थापना करके एक कॉल सेंटर बनाया है। एक कॉल सेंटर प्रदेश लेवल में भी है और उसके बाद क्लस्टर वाइज वर्तमान में ये कॉल सेंटर अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उसको कुछ सेंट्रलाइज किया गया है, उसको लोकसभा वाइज बांटा गया है और वर्तमान में रायगढ़ का जो लोकसभा क्षेत्र है एक कॉल सेंटर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। हमारा वार रूम तैयार हो गया है और सोशल मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचने के तैयारी में है। केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर लगातार हमारे वार रूम से सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारा जो वार रूम है जिसमें अधिकतर युवा हमारे साथी हैं। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान कई सीटों पर नारी शक्ति पर भरोसा जताया है। यूपी की मथुरा से हेमा मालिनी, हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत तो दिल्ली से बांसुरी स्वराज चुनावी रणभूमि में ताल ठोक रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से दिग्गज बीजेपी नेत्री सरोज पांडे भी प्रचार में दमखम दिखा रही। देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का ये नया अवतार है। खेत में महिला किसानों के साथ गेहूं की कटाई करती हेमा, जो यूपी की मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं और इस लोकसभा चुनाव में हैट्रिक की तलाश में। चिलचिलाती धूप में गेहूं काटते हेमा की ये तस्वीरें जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में हो रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी उनकी कुछ तस्वीरें अब वायरल हो रही। इधर हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली कंगना रनौत भी सुर्खियों में। सुप्रिया श्रीनेत का मंडी में कितना भाव है वाला पोस्ट हो या फिर विक्रमादित्य सिंह के बीफ खाने का आरोप, कंगना अपने बॉलीवुड किरदारों की तरह सियासी विरोधियों से भी लोहा लेती नजर आ रही। तो दोस्तों, ये लोग बड़ी कूटनीतियां चलाएंगे, ये लोग बड़े ही आपको भ्रमित करेंगे। इनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको।
अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया। फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना, बताइए। बीजेपी की नारी शक्ति की लिस्ट में अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी और नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है। स्मृति ईरानी के निशाने पर जहां राहुल गांधी हैं, तो बांसुरी आप सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। आपने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहां तक तो ठीक था। फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया वायनाड से काहे लड़ रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। फिर हम क्या हुआ? 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लालू यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती शुक्रवार को मीडिया पर भड़क गई। दरअसल मीसा ने बयान दिया था कि हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। पत्रकारों ने इसे लेकर ही उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए। मैंने ये नहीं कहा है कि पूरा बयान आप लोग नहीं दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा आपको पहले सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, जो भाजपा का एजेंडा मीडिया सेट कर रही है, ये देश की जनता के सामने नहीं चलेगा। मीडिया एजेंडा सेट करेगा, मुद्दा मीडिया देगी भाजपा को उठा करके। मेरे पूरे बयान को क्यों नहीं दिखाया गया मीडिया के द्वारा?